बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए आपके ईवीएस का जो कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ 3 to 5 हम डिस्कस कर रहे थे, उसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। और ये जो एक व्यक्ति द्वारा किया गया वर्णन है, जो कि डेरा गाजी खान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ का रहने वाला था। तो डेरा गाजी खान नामक स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसमें जो है पहले कच्चे मकानों से और अब तक पक्के मकान कैसे कैसे बदले हैं, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे एक ही फैक्ट इम्पोर्टेंट था कि पहले लोग जो कच्ची मिट्टी के मकान बनाते थे, वो मिट्टी की दीवारों और फर्श पर मिट्टी और गोबर का लीप क्यों किया करते थे। तो इसको लीपने का एकमात्र कारण था वहाँ पे कीड़े ना लगें। कच्चे लोग पहले कच्चे घरों की दीवारों तथा फर्श पर मिट्टी और गोबर का लेप करते थे, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए छत में नीम तथा कीकर की लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं। नीम और किंकर, किंकर जिसको आप बबूल कहते हैं, और ये दातुन करने के काम भी आता है। आजकल इसके नाम पे पेस्ट भी बेचे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। और इसके बाद आता है सोहना गांव। तो सोहना गांव दिल्ली से गुरुग्राम के बीच हरियाणा में पड़ता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, ऐसा हम क्यों करते हैं। तो सभी को पता है कि ऐसा हम उनको कीटों से बचाने के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो चैप्टर नंबर 13 है, और इससे लेकर 15 तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर 13 में पहाड़ों से समुद्र तक कैसे नदी पहाड़ों से ग्लेशियर से निकलकर अनेक जगहों से होते हुए समुद्र में गिरती है, और कैसे वो पहाड़ों से शुद्ध रूप में निकलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट मिलते जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, और फिर कैसे प्रदूषित जल समुद्र में जाके गिरता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे एक पानी को शुद्ध करने की विधि के बारे में दिया गया है, जैसे हम कहते हैं उबालना। उबालकर पानी को शुद्ध किया जा सकता है, और ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, और पहले शायद बना भी है कि प्रीवियस ईयर में, कि पानी जो है वो उबलता कैसे है, और वाष्पीकरण में और उबलने में क्या फ़र्क है। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो सकता है, जबकि आपका पानी का उबलना जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14, बसवा का खेत। तो ये एक बसवा नाम का व्यक्ति है, जो कि बेलवनिका नाम के गांव में रहता है, और बेलवनिका गांव कर्नाटक राज्य में है। तो यहाँ पे आपको कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों के नाम देख लेने हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है या नहीं, ये सभी आप लोग चेक कर लेंगे कि इसके आसपास के राज्य कौन कौन से हैं। कर्नाटक में प्याज की फसल जुलाई माह में बोई जाती है। ये याद रखना है कि कर्नाटक में जो प्याज अनियन की फसल है वो कब बोई जाती है, और यहाँ पर हल को कुरीगा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुरीगा क्या है। तो कुरीगा हल है। ऐसे पौधे जो बिना बीज बोए उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा में उग जाते हैं। गेहूं को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है, और ये कार्य थ्रेशिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। इलिगा प्याज तथा सब्जियां काटने का यंत्र होता है। ये यंत्र जो लोग गांव में रहते हैं उन सभी ने देखा होगा। इससे पालक को भी काटा जाता है, मूली के पत्ते वगैरह भी इसी से काटे जाते हैं। तो ये एक यंत्र होता है, और इसको कहते हैं हम इलिगा। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 15, मंडी से घर तक। और इस पार्ट में जब गेहूं निकल आते हैं, या अनाज जो भी हमने खेतों में बोई आती है उसको लेके जाते हैं मंडी तक, और फिर वहां से बेच के वापस आते हैं। कैसे कैसे इंसान सोचता है कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं और अब मैं क्या क्या करूँगा। तो इसमें किसान के लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 16, और ये चैप्टर नंबर 16 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसने कि पेडागोजी में बहुत सारा काम किया है। तो ये पार्ट जो है गीजू भाई बड़ेका द्वारा लिखा गया एक पत्र है, जो कि उन्होंने बच्चों के नाम लिखा था। गीजू भाई बड़ेका गुजरात के एक अध्यापक थे, जिन्होंने पेडागोजी में बहुत सारे काम किए, और इनकी एक फेमस पुस्तक भी है दीवा स्वप्न। ये किसी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि दीवा स्वप्न किसकी पुस्तक है, तो ये गीजू भाई बड़ेका की पुस्तक है। अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताया है।
सबसे पहले इन्होंने बताया है इंडियन रोबिन के बारे में, जिसे हम कलचिड़ी कहते हैं, और ये अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है और इसका घोंसला पत्थरों के बीच खाली जगह, और कलचड़ी का जो घोंसला होता है वो काफ़ी जो है सॉफ्ट होता है। ये नाजुक टहनियों, जड़ों, ऊन, रुई और बालों आदि से बना होता है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है। ये इंडियन रॉबिन या कलचड़ी बनाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कोयल के बारे में। कोयल अपने अंडे हमेशा कोए के घोंसले में देती है और कोआ अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है, ये याद रखना है। इसका घोंसला लोहे की तार और लकड़ियों की शाखाओं आदि से बना रहता है। इसके बाद आता है फाख्ता, जो कि कबूतर जैसा दिखाई देता है। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों में या फिर मेहंदी की मेड़ में बनाता है। इसमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा नाम के जो पक्षी हैं ये जोड़ा बनाकर रहते हैं, और अगर इन कपल्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो कपल का दूसरा जो भी पार्टनर होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही मर जाता है। तो यानी कि ये लोग कपल्स में रहते हैं और एक कपल्स मर जाए तो दूसरा खुद ही मर जाता है। गोरैया और कबूतर अपना घोंसला पुराने मकानों में बनाते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट है बसंत गोरी के बारे में कि बसंत गोरी अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। इसके बाद बात करते हैं हम दर्जिन चिड़िया की। दर्जिन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दर्जी का काम करती है और अपना जो घोंसला है वो पत्तियों को सीकर बनाती है। पत्तियों की स्टिचिंग करके उसको ये घोंसला बनाती है। इसके बाद आता है शक्करखोरा पक्षी, और ये डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आपने देखा होगा कि एक किसी किसी पेड़ पे बहुत सारे ग्रुप में जो है लटके रहते हैं घोंसले, और बड़े सुंदर से डिज़ाइन होते हैं उनके, तो वो शक्करखोरा पक्षी बनाता है। इसके बाद वीवर पक्षी। वीवर पक्षी के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वीवर पक्षी ताड़ के वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं या फिर ऐसी टहनियों पे बनाते हैं जिनके नीचे से पानी गुजर रहा होता है। जैसे कि नदी के किनारे कोई पेड़ है और उसकी टहनी नदी के पानी के ऊपर से है, तो वहाँ पे ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। और वीवर जो पक्षी होते हैं, जो मेल पक्षी होते हैं, वो बहुत सारे समूह में घोंसला बनाते हैं। फिर जो वीवर फीमेल पक्षी होती है वो उनमें से चूज करती है कि उसको किस घर में रहना है, और जिस घर को वो चूज करती है उसी में रहती है, उसी में अपने अंडे देती है। यानी कि यहाँ पे एक तरह से ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे मेल्स ने अपने घर बनाए हैं और कोई एक फीमेल है जो उनमें से जो है देखेगी कि उसको कौन सा पसंद आ रहा है और फिर उसी में रहेगी। तो ये इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और उनमें से जो मादा वीवर को पसंद आता है उसी में वह अपने अंडे देती है। अब भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कब खोला गया, तो ये अहमदाबाद में 1989 में खोला गया था। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया था, इसको आपको इम्पोर्टेंटली याद कर लेना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। पक्षी अपना घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के दांत चपटे तथा बड़े घास चबाने के लिए होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वो अपना शिकार खाता नहीं, निगल जाता है। उसके नुकीले दांतों में जहर होता है जिसमें कि उसका जहर एकत्रित रहता है। पक्षियों के कुछ दुश्मन भी होते हैं जैसे मनुष्य, कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि। यहाँ पे गिलहरी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। चूँकि ये दांतों से कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, इसी की वजह से इसके दांत घिसते रहते हैं। अगर ये अपने दांतों से कुछ नहीं कुतरे तो कुछ ही दिनों में इसके दांत जो है वो बहुत लंबे हो जाएंगे और जो कि इसकी डेथ के कारण हो सकते हैं। इसी प्रकार से चूहों के भी जो है दांत होते हैं जो कि लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे पूरा टाइम कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, तो इस वजह से वो दांत लगातार घिसते भी रहते हैं। अब हम इससे प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी ऑप्शन में चूहा और गिलहरी दोनों हो तो आपको प्रायोरिटी गिलहरी को देना है, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना पड़े तो आप एनसीईआरटी को वहाँ पे दिखा सकते हैं कि उसमें गिलहरी ही लिखा हुआ है। अब हम प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह हो सकता है। सभी को पता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पक्षी घोंसला बनाता है, वो है कौआ। और ये कोयल के अंडों को सेता रहता है, क्योंकि कोयल अपना कोई घर नहीं बनाती और वो चालाकी से अपने अंडे इसी के घर में दे देती है, और ये सोचता है कि इसके बच्चे निकलेंगे, लेकिन कोयल के बच्चे वहाँ पे निकल आते हैं।
ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो यहाँ पे चूहा और गिलहरी दोनों सही हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी गिलहरी को देनी है और इसका वैज्ञानिक नाम सियोरिडिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे देता है, बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है, वह पक्षी कौन है? तो ऐसा पक्षी जो कि अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये है कोयल। कल चिड़ी इंडियन रोबिन सड़क के किनारे घोंसला बनाती है और वहीं पे अंडे देती है। बसंत गोरी पेड़ के तने में। शक्करखोरा जो है ये कपल में रहता है, एक कपल की डेथ होने पे दूसरे की भी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये सभी को पता है कि ये फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है और ये कपल में रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा 2021 जो आपका CBT बेस्ड एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि वो पेपर्स जो है पर्सनली कैंडिडेट्स को भेजे गए थे, तो उसकी क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये लेसन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप एक शॉर्ट नोट बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर ना लिखें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको लिख लें और फिर लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज करें, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।